जय हिंद बच्चों, कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के दूसरे अध्याय वर्ण विचार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने जो इसका पहला अध्याय पढ़ा था, क्या था वो? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था इस कि भाषा किसे कहते हैं, बोली, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण जब हमने पढ़ा कि व्याकरण वह ग्रंथ है जिससे हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और पढ़ने का ढंग सीखते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, है ना। तो व्याकरण के कुल कितने अंग हमने पढ़े थे कि व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं। तो सबसे पहला अंग कौन सा था बच्चों? वर्ण विचार, है ना। तो आज हम उसी पहले अंग को पढ़ेंगे कि वर्ण विचार। इसमें हम यह जानेंगे कि हमारी हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं। जैसे हम अंग्रेजी में अल्फाबेट्स पढ़ते हैं ना, ठीक वैसे ही हिंदी में भी हमारे वर्ण होते हैं। हम वो पढ़ेंगे कि जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो कि 26 देयर आर 26 लेटर्स, तो उसमें से हमारे वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू होते हैं, देयर आर 5 वॉवेल्स। वैसे ही हमारे हिंदी भाषा में भी कितने वर्ण होते हैं, कितने उसमें स्वर, मतलब वॉवेल्स को स्वर कहते हैं, तो कितने स्वर वर्ण होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन वर्ण होते हैं। उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, उनके उच्चारण के समय हमारे मुख से कैसी ध्वनि निकलती है ना। तो ये सारी चीजें हम वर्ण विचार में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। मौखिक, जैसे यहाँ पर पहले ही लिखा ही हुआ है कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने जाना था, तो आज हम पहला व्याकरण का पहला अंग वर्ण विचार पढ़ेंगे। तो मौखिक भाषा में जिन ध्वनियों का उच्चारण अपने मुख से करते हैं, लिखित भाषा में उन्हीं ध्वनियों को एक प्रतीक या चिन्ह के रूप में निश्चित कर दिया जाता है। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले इन्हीं ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं कि मुख से हम जो कुछ भी कहते हैं, जब अगर हमें उन्हें लिखना हो तो हम किन्हीं ध्वनि चिन्हों का प्रयोग, चिन्ह या प्रतीक का प्रयोग करते हैं ना, उन ध्वनियों को स्पष्ट करने के लिए। तो वही जो चिन्ह होते हैं वही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो व्याकरण में रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर व्याकरण में देखा जाए तो वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई मानी जाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगर वर्ण की परिभाषा दी जाए, पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो हिंदी भाषा में देखिए कौन कौन से वर्ण हैं, जैसे अ, उ, क, च, प, ये सारे वर्ण हैं। इन्हें और वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक भाषा में ध्वनि चिन्हों का व्यवस्थित और निश्चित क्रम, यहाँ पे क्रम रह गया है, स्किप हो गया है। तो प्रत्येक भाषा के ध्वनि चिन्हों का व्यवस्थित और निश्चित क्रम जो है निर्धारित होता है। उनका क्रम भी निश्चित होता है और वर्णों के इस तरह के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण जब क्रम में लिख दिए जाए और समूह में लिख दिए जाए तो उस पूरे समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण है, 52। हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं बच्चों? जैसे अंग्रेजी में कितने लेटर्स है, 26 लेटर्स आर देयर, तो वैसे ही हिंदी में कितने वर्ण, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 52। ठीक है, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि बहुत सारे हमारे वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, उन सभी वर्णों का एक व्यवस्थित समूह जो है वही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो आइए अब हिंदी वर्णमाला को जानते हैं। ठीक है, कि हिंदी वर्णमाला क्या है, इसमें कितने वर्ण है, कितने स्वर वर्ण है, कितने व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो ये समझते हैं। तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ठीक है, कुल 11 स्वर वर्ण माने जाते हैं। कितने? कुल 11। 2 जो है वो अयोगवाह माने जाते हैं। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार मतलब अंग की मात्रा और अह, विसर्ग की मात्रा, ये क्या है? ये अयोगवाह है। ठीक है, तो मुख्य रूप से स्वर कितने माने गए हैं? 11। ठीक है, और व्यंजन कितने माने गए हैं? तो देखिए, अगर हम बैठ के क, ख, ग, घ पूरा ज्ञ तक गिनने लग जाए तो हमें समय लग जाता है ना। हमको क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है। शुरू वाले 5 जैसे क, च, ट, त और प, तो देखिए, और इनमें कितने कितने, इस वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं? 5-5। तो 5 × 5 = 25। 5 × 5 25। तो हम इसको कैसे याद करते हैं? क, च, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग।
ये वर्ग है। जैसे ये मान लीजिए ये एक परिवार है तो इसका टाइटल क है, ये दूसरा परिवार है इसका टाइटल च हो गया, तीसरा परिवार इसका ट और चौथे का त और पांचवे का प। तो इस पूरे परिवार का हमने नाम रख दिया जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इनमें कुल मिलाकर कितने हो गए? 25। अच्छा, अब उष्म व्यंजन हमारे कितने हो, अंतःस्थ कितने हो जाते हैं? अंतःस्थ हो जाते हैं य, र, ल, व 4। और उष्म व्यंजन जिनको बोलने से हमारे मुख से गर्म हवा सी निकलती है वो हो जाते हैं श, श, स, ह। ठीक है, ये 4 हो जाते हैं। तो 11, 12, 13 और 25 यहाँ पर जोड़ दिए तो कुल कितने हो गए यहाँ पर? तो 13 और 25 जोड़ के हमारे कुल 38 हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें क्या हमारे स्वर 11 जुड़ते हैं, अयोगवाह 2 जुड़ते हैं, फिर 25 आपके ये जुड़ते हैं कच ट त प वाले, और अंतस्थ 4 जुड़ते हैं और उष्म व्यंजन 4 जुड़ते हैं। तो वैसे तो ये 25 और ये मिलकर 33 होते हैं, लेकिन अगर सबको जोड़ दिया गया तो ये कुल हो जाते हैं 38। ठीक है, अब ये देखिए कुछ विशेष व्यंजन भी हैं हमारे। विशेष क्या है? एक तो अंग है और ढ है। ठीक है, इनके नीचे देखिए बिंदी लगी हुई और ये ड और ढ के ही रूप है। संयुक्त व्यंजन, अच्छा इन दोनों के अलावा संयुक्त व्यंजन हमारे कितने? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अक्ष क और छ से बनता है, त्र त और र को जोड़ के बनता है, ज्ञ ग और य को जोड़ के बनता है, और श्र श और र को जोड़ के बनता है। ठीक है, आगत ध्वनियां, और कुछ ध्वनियां हैं जो आगत हैं, कहीं से आ गई हैं, जैसे ये आ, ज और फ। वैसे तो ये ज बोलोगे आप, लेकिन मैंने इसको क्या बोला? ज, क्योंकि देखिए नीचे नुक्ता लगा हुआ है। फ, ये सब उर्दू फारसी से लिए गए हैं। ठीक है, ज, आ, ज और फ। ठीक है, तो ये आगत ध्वनियां हैं। तो कुल मिला के हमारे कुल कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं। हमारी हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो जाते हैं बच्चों? 52 वर्ण हो जाते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि ड़ और ढ, ठीक है, ये दोनों जो है ये विकसित हुए हैं, ये व्यंजन किसमें? हिंदी भाषा में। संस्कृत भाषा में ऐसा कोई व्यंजन विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, इन संयुक्त व्यंजनों को का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। वर्णमाला में इन्हें ह के बाद स्थान दिया है, परंतु ये चारों दो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। और यहाँ किसकी बात हो रही है? इन संयुक्त व्यंजनों की हो रही है, और वो कितने हैं? 4 हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो ये कैसे बने हैं? वैसे तो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन देखिए क और श को जोड़ के अक्ष बना, ज और य को छोड़ के ज्ञ बना, त र से त्र, श र से श्र बना। ठीक है, जैसे श्री में हम यही लिखते हैं ना, श्रीमान लिखते हैं तो यही वाला लगाते हैं, श्रृंगार में भी यही वाला श्र आता है। कुछ ध्वनियां विदेशी प्रभाव से हिंदी प्रयोग में होने लगी हैं। ठीक है, कुछ जो है वो विदेशी भाषा है, लेकिन उनका प्रयोग हम हिंदी में करते उसे आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे फारसी से आया है क, ज, ख, ख, ग, ज, फ, ये सब जिसके नीचे नुक्ता लगा रहता है, और आ ध्वनि का भी प्रयोग होने लगा। ये सब उर्दू फारसी के ही है। उदाहरण के माध्यम से हिंदी में इसके प्रयोग को जानते हैं। देखिए, हिंदी में हम क्या कहते हैं? राज मतलब शासन, और अगर फारसी में राज कहें तो उसका मतलब क्या हो जाता है? रहस्य, है ना, कोई सीक्रेट। जरा, जरा ना, जरा तो जरा मतलब बुढ़ापा, जरा मतलब अगर उर्दू में जरा यहाँ नुक्ता लगाती तो जरा मतलब थोड़ा सा, लिटिल बिट। ठीक है, इसी तरह आ ध्वनि का प्रयोग बॉल और डॉक्टर जब हम बोलते हैं तो ऊपर लगाते ही हैं, तो ये सारे आगत हैं। ठीक है, अब देखिए उच्चारण व प्रयोग के आधार पर हमारे वर्णमाला के कितने भेद हैं। तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हमारे वर्णमाला के बच्चों कितने मुख्यतः भेद हैं? स्वर और व्यंजन कुल 2। तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ेंगे कि वोवेल्स, है ना। स्वर क्या है? हमारे मुख से कुछ ध्वनियां ऐसी निकलती है जिनके लिए हमें दूसरी ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। व्याकरण में ऐसी ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल ही साधारण शब्दों में अगर समझे कि स्वर किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों का वर्णमाला के जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमें किसी और ध्वनि का सहारा न लेना पड़े उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अब अगर आप को जानना है कि स्वर व्यंजन में ये गुण है कि नहीं, अगर हम उसको बोलते हैं तो किसी और ध्वनि का सहारा लेते हैं कि नहीं, तो बोलकर देखते हैं। अगर मैं कुछ देर तक ही भी बोलते रह जाऊं तो आवाज क्या आती है? ध्वनि क्या आती है? की ही आती है। अगर आ बोले ई उ री ए ओ औ, तो इसमें आप 11 में क्या देखते हो कि जो ध्वनि हम
निकाल रहे हैं, जो हम बोले अंत तक हम वही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके उच्चारण को करने के बाद हम कह सकते हैं कि अगर हमसे तब कोई पूछे कि स्वर किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण या किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों कुल 11 स्वर वर्णों का उच्चारण करके हमने देख लिया कि इनके उच्चारण में क्या होता है, किसी भी और वर्ण की सहायता हमको नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद, ठीक है, कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है। तो स्वर के मुख्य 2 भेद होते हैं, पहला ह्रस्व होता है और दूसरा दीर्घ होता है, ठीक है। तो ह्रस्व में क्या होता है? ह्रस्व में देखिए, ह्रस्व में कुल 4 आते हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। और दीर्घ में कौन आता है? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। मतलब 4 है ह्रस्व स्वर और 7 है हमारे दीर्घ स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? और अंग्रेजी में इनको शॉर्ट वॉवल्स कहते हैं, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में थोड़ा सा समय लगता हो, ठीक है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। लेकिन दीर्घ किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में हमको ज्यादा समय लगे। जैसे खुद बोल के देखो, अगर हम ह्रस्व बोल रहे हैं तो हमको तो कम समय लगता है, अ, ई, उ, री। लेकिन अगर हम बोलते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ, तो जब हम इनको बोल रहे हैं तो हमको अ, ई, उ, री से ज्यादा समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमको कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में हमको ज्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने जब छोटी कक्षाओं में अ, आ मतलब अ, आ, अह तक सीखा था, तो आपको साथ ही साथ उनकी मात्रा चिन्ह भी बताई गई थी, ठीक है। तो उन्हीं मात्रा चिन्हों का इस वर्ण विचार पाठ में बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि जब हम व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं, जब हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं हिंदी में, व्यंजन वर्ण का उच्चारण सीखते, तब हमको पता चलता है कि व्यंजनों के उच्चारण में हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अ स्वर के अतिरिक्त अन्य सभी स्वरों का अपनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। जो व्यंजन, तो स्वर के स्थान पर व्यंजन के साथ उन स्वरों की मात्राएं लग जाती हैं, ठीक है। और जब स्वरों का व्यंजनों से योग होता है, मैंने पहले ही बताया कि जब स्वरों का व्यंजनों से योग करके तो शब्द बनाए जाते हैं ना, अलग अलग वर्णों को जोड़ के। तो अगर किसी व्यंजन वर्ण में अगर स्वर वर्ण जोड़ के शब्द बनाए जाते हैं तो उनकी मात्राएं ही उन व्यंजनों में लग जाती हैं, ठीक है। व्यंजनों के साथ लिखे जाने के लिए स्वरों के निश्चित चिन्ह को ही मात्रा कहा जाता है, ठीक है। मतलब व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए स्वरों की जो मात्राएं हैं उन्हें ही उनकी मात्रा चिन्ह कहते हैं, ठीक है। जैसे अ, इसका कोई व्यंजन नहीं होता, इसका हलंत का चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे चल, तो देखिए चल शब्द अगर है तो कैसे बनाए? च जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ। मन, म जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ, ठीक है। मतलब हर व्यंजन का उच्चारण हम स्वर की सहायता से। आ की मात्रा है ये पाई, खड़ी पाई, तो अगर हम दादा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? द जोड़ आ जोड़ द जोड़ आ, तो यहाँ पर मात्रा लगती जाती है। द में आ का डंडा, द में आ का डंडा दादा। वैसे ही राजा हो गया। छोटी में देखिए, ग में अगर गिरी लिखा है यहाँ पर गिरी, तो गिरी कैसे हो गया? ग में ग जोड़ छोटी ई, र जोड़ छोटी, तो गिरी। दिन, द जोड़ छोटी न जोड़ अ, दिन। बड़ी की मात्रा में चीनी, तो च में च जोड़ बड़ी ई, न जोड़ बड़ी, तो च और न में इनकी मात्रा, बड़ी की मात्रा लग जाती है, ठीक है। तो चीनी बन गया। वैसे ही तीली। छोटा ऊ गुण, ठीक है। तो ग जोड़ छोटा ऊ, न जोड़ अ, गुण। क जोड़ छोटा ऊ कु, ल जोड़ अ, कुल, ठीक है। बड़ा ऊ, तो ध में बड़े, जैसे धूल, ठीक है। तो ध में ध जोड़ बड़ा ऊ, ल जोड़ बड़ा ऊ, तो इसमें क्या हुआ? ध में ऊ की मात्रा लग गई, ठीक है। री, सृष्टि दृष्टि, तो स जोड़ री जोड़ श जोड़ ट जोड़ ई, सृष्टि दृष्टि। द जोड़ री जोड़ श आधा। अभी देखो हर जगह आपने क्या देखा? अ जुड़ा, लेकिन ये खुद ही आधा है, तो इसमें अ नहीं जुड़ेगा। ट जोड़ ई, सृष्टि, ठीक है।
तो यहाँ पर आपने देख लिया कि प्रत्येक स्वर की अपनी मात्राएं भी हैं, सिर्फ अ की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, जैसे आप आगे देखिए, ए की मात्रा चिन्ह ये होती है ना, एक ऐसे एक लाइन खींचा और ऐसे। ठीक है, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो ये ए की मात्रा होती है। तो ख अगर खेत लिखते हैं तो ख जोड़ ए जोड़ त जोड़ ए, है ना, वैसे ही चेला हो गया। ए की मात्रा ये 2 लाइनें लग जाती हैं ऊपर से ना, 2 मात्राएं, तो पैर और थैला इसका हो गया। ओ में ओ का मात्रा चिन्ह ये है, इसे बोलो तोलो। औ का है मात्रा चिन्ह ये है। ठीक है, अब देखिए ऊपर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, विशेष क्या है कि ऊपर बताया गया है कि अ की मात्रा नहीं होती, अतः अ सहित व्यंजन लिखते समय क ख ग झ ट आदि, जबकि अरहित व्यंजन को लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। पहले हमने क्या बताया कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि जब व्यंजन में किसी व्यंजन को अगर हम पूरा लिखते हैं, मान लो हमने क पूरा लिखा, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि इसमें अ जुड़ा हुआ है। और अगर इसमें अ नहीं जुड़ा रहेगा तो हम क कैसे लिखेंगे, ऐसे हलंत के साथ। ठीक है, तो अ जो है वो प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे देखिए चिन्ह का अर्थ होता है हलंत, ये हलंत का चिन्ह होता है। अगर कोई भी व्यंजन में अ जुड़ा हुआ है तो वो पूरा पूरा लिखते हैं। अगर उसमें अ नहीं जुड़ा, रहित मतलब नहीं और सहित मतलब साथ में, रहित मतलब बिना साथ के। ठीक है, तो अगर उसमें कोई भी किसी भी व्यंजन में अ नहीं जुड़ा है तो उसके नीचे हलंत लिखा जाएगा, मतलब ये आधा है, पूरा नहीं है। ठीक है, अब हमने पहले ही पढ़ा था, जब वर्णों को पढ़ा था, कि अयोगवाह भी होते हैं, और इनके अयोगवाह क्या है, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। ठीक है, तो अनुस्वार कौन से है, अंग की मात्रा का जो होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण से हवा केवल नासिका मतलब नाक से निकले और उच्चारण अधिक बल के साथ हो, और वर्ण के ऊपर जिसको बिंदु की तरह दर्शाया जाए, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंधा, चंदा, कम, कंठ, कंप। अब आप देखो, इसको बोलने में आपको थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है ना, जैसे बोल के देखो, अंधा, अधा अगर बोलते हो तो उतना बल नहीं लगता, लेकिन अगर अंक की मात्रा लग गई, अनुस्वार लग गया, तो हम जब बोलते हैं अंधा, चंदा, कंठ, कंप, ठीक है, तो क्या होता है, हमको ज्यादा समय लगता है, तभी हम पहचान जाते हैं कि अनुस्वार है। यहाँ वर्ण के ऊपर बिंदी लगी हो और बोलने में ज्यादा समय लगा हो तो वहां पर अनुस्वार होता है। अनुनासिक, अनुनासिक होता है सेमी नेसल। ठीक है, जिस स्वर के उच्चारण में हवा मुंह और नाक दोनों से निकले और लिखते समय वर्ग के ऊपर चंद्र बिंदु अंकित किया जाए, जैसे एक चांद बनाया और उसमें एक बिंदु डाला। ठीक है, और अनुस्वार में क्या होता है, सिर्फ बिंदी लगाई जाती है, लेकिन अनुनासिक में क्या होता है, नाक, और अनुस्वार में सिर्फ हवा नाक से आती है, लेकिन जब आप अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है मुख और नाक दोनों से निकलती है, और लिखते हैं तो चांद बना के ऊपर बिंदी मतलब चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ऐसे स्वर अनुनासिक कहलाते, जैसे हन, हंस, दांत, आंख आदि, और इनको बोलने में ज्यादा जोड़ नहीं लगाना पड़ता, अनुस्वार को बोलने में ज्यादा जोड़ लगाना, जैसे हंस, दांत, दांत। जब आप इसको बोलोगे ना तो थोड़ा नाक से देखना आवाज आती है, दांत, न सा उच्चारण हो रहा है ना, आंख, न का उच्चारण हो रहा है ना, ऐसा होता है। और इसके साथ क्या होता है, इसमें भी आता है लेकिन इसमें दम ज्यादा लगता है, अनुस्वार में दम ज्यादा लगता है, बल ज्यादा लगता है। अब होता है विसर्ग। ठीक है, इस स्वर का उच्चारण ह के समान, विसर्ग का उच्चारण हम जब करते हैं तो हमारे मुख से ह जैसा उच्चारण निकलता है। ठीक है, और इसका प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ होता है। ठीक है, जब आप शब्द विचार पढ़ेंगे तो उसमें आप तत्सम शब्द पढ़ेंगे। वैसे मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, और जैसे वो संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही हम उन्हें हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। जैसे अतः, अतः विसर्ग लगा लेकिन ह की ध्वनि आई, पुनः ह आया, प्रातः ह आया। ठीक है, तो विसर्ग का प्रयोग सबसे ज्यादा किस शब्दों में होता है, तत्सम शब्द मतलब संस्कृत भाषा के शब्दों में होता है। अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाद वाह किसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अ अनुस्वार मतलब अंग, अनुस्वार और अह विसर्ग को अयोवाग, अयोगवाह कहा जाता है। अंग और अह को, अनुस्वार और अनुनासिक को, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। ठीक है, मतलब अंत में लिखे जाते हैं। ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। अंग और अह ना तो स्वर है ना व्यंजन है। उच्चारण में स्वर व व्यंजन से भिन्न होने के कारण इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें देखो लिखे तो ये स्वर वर्ण के साथ ही जाते हैं, तो हमारे 11 स्वर वर्ण तो
अलग कर दिए जाते हैं ना, और बच क्या जाता है अंग और अह। ठीक है, क्योंकि ना तो ये स्वर है ना व्यंजन है और दोनों से अलग हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह कौन होता है बच्चों? अंग और अह। अब बच्चों जो इसके पहले हमने अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ा था ना, तो उसमें अंतर जान लेते हैं। अनुस्वार में एक बिंदी लग जाती है और अनुनासिक में चंद्र बिंदी लग जाती है। तो उसमें अंतर क्या है कि जब अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है, जैसे हंस शब्द में हन अनुस्वार है। ठीक है, तो जब हम उच्चारण करो आप हंस का, तो देखो नाक से आपकी ध्वनि वो हवा निकलती है, और जब हंस बोलोगे तो हंस अनुनासिक है, तो इसमें मुंह और नाक दोनों से ही ध्वनि निकलती है। यही दोनों में अंतर होता है। अच्छा बच्चों, तो इस पाठ के इस भाग में केवल इतना ही। ठीक है, तो हमारा जो ये दूसरा पाठ है वर्ण विचार, इसके दूसरे वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे। अच्छा बच्चों, जय हिंद।